वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों, एक सैन्य महाशक्ति और मिलिट्री सुपर पावर बनने का क्या मतलब हो सकता है? एक ऐसा देश जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो या फिर सबसे बड़ी और अधिक न्यूक्लियर हथियार हो। मगर हम ऐसे देखें तो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज मिलाकर तो दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स 9 देशों के पास है। यही नहीं, अगर हम इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देखें तो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी और एक अच्छा खासा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा तो इंडिया के पास भी है। फिर भी भारत एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं माना जाता है। आखिर एक सैन्य महाशक्ति होने का मतलब होता क्या है और कैसे इंडिया एक सैन्य महाशक्ति बन सकता है? लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनने की क्या जरूरत है। तो चलिए आज के इस सेशन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इससे जरा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मेंट टू बी मिलिट्री सुपर पावर? दोस्तों, असल में इस टर्म्स की कोई लिखित या वेल एस्टेब्लिश डेफिनेशंस तो है नहीं और ना ही इसे सेना या हथियारों के आंकड़ों में बयां किया जा सकता है, लेकिन इसे दुनिया में उस देश के वर्चस्व या दबदबों के आधार पर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन और रशिया युद्ध में सारा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया के हमलों का पुरजोर विरोध कर रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन को बाहरी दुनिया से भरपूर मदद भी मिल रही है। फिर भी कोई भी देश या देशों का समूह सीधे तौर पर रशिया से लोहा लेने के लिए खड़ा हो रहा है? जवाब मिलेगा नहीं। अभी कुछ साल पहले यूएसए ने अपनी जिद में पूरा मिडिल ईस्ट तहस नहस कर दिया। फिर क्या अफगानिस्तान या क्या इराक, क्या सीरिया और क्या ईरान, यूएसए ने हर देश पर अपने हथियारों से मनमर्जी चलाई, जिसके विरोध में बहुत से देशों ने मोर्चा भी खोला। लेकिन क्या किसी ने सीधे तौर पर यूएस को जवाब देने की हिम्मत दिखाई? जवाब है नहीं। यदि इसी कड़ी में थोड़ा पीछे जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इस देश के आपसी टेंशन को देखते हुए इसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। लेकिन क्या दशकों चले इस कोल्ड वॉर में इन देशों ने एक दूसरे पर सीधा वॉर किया? जवाब है नहीं। इसी सैन्य वर्चस्व या दबदबे को मिलिट्री सुपर पावर कहा जाता है। बल्कि अगर हम इसे छोटे लेवल पर देखें तो पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद, छद्म युद्ध या कहे तो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता रहा है। बीते दौर में कभी भी भारत के साथ सीधे युद्ध में नहीं उतरा और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले भारी है। जब भारत का यही पलड़ा ग्लोबल लेवल पर भारी हो जाएगा तो वो भी एक सैन्य महाशक्ति या मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनने की क्या जरूरत है? तो चलिए अब हम इस बारे में भी संक्षेप में समझ लेते हैं। Why India needs to be a military super power? अब ये बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमले की पहल नहीं की है। और इसके पीछे है हमारे राष्ट्र के कण कण में व्याप्त संस्कार गौतम बुद्ध की शांति की शिक्षा की, संस्कार महावीर वर्धमान के अहिंसा के महाव्रत के, और संस्कार सनातन धर्म के वसुदैव कुटुंबकम के विचार के, जिसकी वजह से भारत हमेशा संयमित व्यवहार को अपनाते हुए दूसरे के उकसाने पर भी कभी मिलिटरी एग्रेसिव अप्रोच से आगे नहीं बढ़ा। यही कारण है कि चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, भारत ने हमेशा अपनी तरफ से दोस्ती की पहल की है। लेकिन आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस कैपेबिलिटीज में सब साथ साथ ही चलती है, जिसमें पहले दो को मजबूत रखने के लिए पहले का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी बाकी दो सुचारू रूप से चल पाएंगे। ये कुछ इस तरह है कि यदि आग को पानी का डर न हो तो वो अपनी सीमाएं भूल जाती है। और ये बात तो भारत जैसे देश के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसके एक तरफ तो चाइना जैसे कुटिल पड़ोसी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे कपटी पड़ोसी, जो भारत को कमजोर समझने की हिमाकत पहले भी कई बार कर चुका है। और राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता का एक अंश इस बात को भली भांति स्थापित करता है, जो है क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही,
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा का भाव रखना उसी पर शोभा देता है जिसके पास दुस्साहस करने वालों को दंड देने का भी सामर्थ्य हो। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, इसके अभाव में भारत के फॉरगिविंग एटीट्यूड को भी उसकी कमजोरी समझा जाता रहा है। तभी बिना किसी उकसावे के कारगिल में पीछे से वॉर होता है, तो कभी गलवान में घुसपैठ होती है, और कभी अमेरिका अपने हथियारों के बदले अपनी गलत शर्तों पर भी हामी भरवाने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और विश्व स्तर पर अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद जरूरी है। लेकिन भारत के लिए एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की इस राह को समझने से पहले हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम ये बात जान ले कि मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में भारत आज कहाँ स्टैंड करता है। अगर हम 2022 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर गौर करें, हम पाएंगे कि इंडिया 14,50,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सन्स के साथ 4th रैंक पर है। साथ ही इंडिया के पास 2,182 की फाइटर स्ट्रेंथ है, 12,000 आर्म्ड व्हीकल एंड 4,600 टैंक्स है। वहीं अगर हम इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज पर गौर करें तो उसके पास 13 फ्रिगेट शिप है, 10 डिस्ट्रॉयर शिप, 17 सबमरीन्स के साथ लगभग 200 नेवल पावर इंस्ट्रूमेंट का जखीरा है। यही कारण है कि इस इंडेक्स में इसके ऊपर केवल यूएसए, रशिया और चाइना ही नजर आते हैं। यही नहीं, भारत न्यूक्लियर पावर से भी लश है और उसके तर्कस में एक से बढ़कर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन इन सब के बाद भी इंडिया एक सैन्य महाशक्ति बनने की रेस में बहुत पीछे नजर आता है। तो चलिए अब हम इस रहस्य को भी सुलझा लेते हैं कि वर्ल्ड में 4th रैंक पर एस्टेब्लिश होने के बाद भी इंडिया मिलिट्री सुपर पावर क्यों नहीं है। साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि आखिर कैसे वो मिलिट्री पावर बन सकता है। What needs to be done? चलिए, अगर अब हमने इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिपोर्ट का सहारा लिया था, तो उसके सबसे बड़ी कमजोरी को भी हम एक अन्य रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट और इस फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बहुत हद तक इंपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए यदि हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक की बात छोड़कर आंकड़ों पर जाए तो हम पाएंगे कि 4th रैंक पर खड़े इंडिया और उसके ऊपर के 3 देशों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए यूएसए की एयर फ्लीट ही इंडिया के एयर फ्लीट से 6 गुनी ज्यादा है, जहां एक और चाइना अपने खुद के एडवांस फाइटर प्लेन बना रहा है, जबकि इंडिया का एयर फ्लीट रशिया, फ्रांस और दूसरे देशों के हवाले है। यही कारण है कि आज भी भारत के जाबाज फ्लाइंग कॉफिन के नाम से मशहूर MiG-21 को उड़ाने के लिए मजबूर है। और बीते साल जोर शोर से राफेल फाइटर जेट को इंडियन एयर फ्लीट में शामिल होते देखकर गदगद होता हुआ सारा देश कहीं न कहीं इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि ये फाइटर प्लेन भी फ्रांस से खरीद कर लाए गए हैं, ना कि भारत जैसे सक्षम देश ने खुद बनाए हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर भारत के युद्धपोत पर भी हम नजर डालें तो वो भी या तो इन देशों के हैंड डाउन इंस्ट्रूमेंटों से बने हुए हैं या तो फिर एक वर्ल्ड सुपर पावर के कंपैरिजन में काफी फीके हैं। यही कारण है कि टोटल नेवल फ्लीट में भी चाइना के पास हमसे 3 गुना बड़ा नेवल फ्लीट है। ऐसे में एक मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए भारत को अपने सेल्फ रिलायंस पर जोर देना होगा। ऐसा करना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि रशिया से S-400 सौदे के बाद यूएसए भारत पर दबाव बना रहा था कि वो इस डील को छोड़ दे, और एक तरह से उसकी बात ना मानने पर यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट अपग्रेड कर दिए। ऐसे में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए भारत को मिलिटरली सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। हालांकि बीते सालों में इसमें तेजी से अंतर आ रहा है क्योंकि सिपरी के अवेलेबल डेटा के बेसिस पर एक फैक्ट ये भी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्टर में इंडिया के लिए ऐसी कंट्री है जिसने बीते सालों में अपने इंपोर्ट रिलायंस को सिग्निफिकेंटली कम किया है।
इसी के चलते इंडिया ने अपने डिफेंस इंपोर्ट को 2012-16 के कंपैरिजन में 2016-21 के बीच 21% तक कम किया है। यही नहीं, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत से स्टेप लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 तक $25 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्शंस का टारगेट भी फिक्स किया है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली बेहद दूर नजर आती है। वहीं अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो जहां इंडेक्स के मैगजीन में जारी हुए 2021 के अनुसार यूएसए का बजट $732 बिलियन पर ईयर था, वही चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग $261 बिलियन थी। हालांकि इस इंडेक्स में भी इंडिया थर्ड रैंक पर ही था, लेकिन हमारी एनुअल स्पेंडिंग $71 बिलियन ही थी। यही नहीं, इसी इंडेक्स में एक चौंका देने वाला आंकड़ा और भी दिखता है, जिसके अनुसार डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेटिस्फैक्शन के मामले में इंडिया 11 स्थान पर है, जबकि कनाडा इस इंडेक्स में टॉप पर नजर आता है। ऐसे में इंडिया को अपने बजट को हर स्फीयर में रीडिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि एक डिफेंस के लिए जितना जरूरी उस देश के हथियार है, उतनी ही जरूरी उन हथियारों के पीछे खड़ा सैनिक भी है। हालांकि इस दिशा में भी भारत सरकार की ओर से एक पहल देखने को मिलती है, क्योंकि जहां एक ओर FY 2022-2023 में भारत के डिफेंस बजट को 10% तक बढ़ा दिया गया है, वही दूसरी ओर फोर्सेस को और जवान देने के लिए अग्निवीर जैसे इनोवेटिव कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये इनोवेशंस केवल स्कीम या बजट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और डिफेंस बेस R&D को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हम डिफेंस इंपोर्ट को कम करते हुए इस सेक्टर में जल्द से जल्द सेल्फ रिलायंट बन सके। जहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इन देशों की इकोनॉमी भी भारत से कई गुना बड़ी है। ऐसे में मिलिट्री स्पेंडिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को लेकर भारत को पिछड़ने का कारण देखा जा सकता है। यही कारण है, अगर भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी अपने आप बढ़ती जाएगी। कंक्लूजन, हालांकि इस कमियों को दूर करते हुए भारत को भविष्य में एक सैन्य महाशक्ति बनते हुए देखा जा सकता है, और ये बात सारी दुनिया मानने भी लगी है। यही कारण है जब 2019 में इंडिया ने मिशन शक्ति के माध्यम से अपनी खुद की एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखी, तो सुपर पावर कहलाने वाले देशों को भी पैरों तले जमीन खिसकती दिखाई दी। यही नहीं, चाहे फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने की बात हो, भारत ने अपनी हर एक उपलब्धि के साथ सो कॉल्ड सुपर पावर के सिंहासनों को भी हिलाकर रख दिया है, और उन्हें ये आभास दिला दिया है कि बहुत जल्द उस पर बैठने एक नया सुपर पावर आ रहा है। तो साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे कौन से कदम हैं जो भारत को सैन्य महाशक्ति बनाने में सहायता करेंगे, और आप कब तक इसे संभव होता देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।